निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। बच्चों, निदानात्मक कक्षा अध्यापन हेतु प्राथमिकता का क्रम हम इस प्रकार से देंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे इकाई एवं उसकी विषय वस्तु लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हम प्राथमिकता का क्रम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि पहले 6वें नंबर की इकाई में 4 अंक आवंटित है। अपठित बोध के अंतर्गत इसमें अपठित गद्यांश एवं काव्यांश होंगे। इसके बाद चलिए इकाई नंबर 7 की बात करें, जिसमें हमें 4 अंक निर्धारित हैं और ये 7वें नंबर की यूनिट है, जिसमें पत्र लेखन के बारे में चर्चा होगी, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन। और इसी प्रकार से अनुच्छेद लेखन इकाई नंबर 8, इसमें आप देख रहे हैं संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन के अंतर्गत निबंध लेखन, और इनके अंतर्गत 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे इकाई नंबर 3 के अंतर्गत यहाँ पे कि क्षैतिज भाग 2, जिसमें 17 अंक आवंटित हैं। इसी प्रकार से क्षैतिज भाग 2, इसमें आप देख रहे हैं इकाई नंबर 1, जिसमें 17 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे काव्य बोध की बात करें तो इकाई नंबर 2 यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें 10 अंक आपके निर्धारित हैं। इसी तरीके से भाषा बोध, जिसमें आपके इकाई नंबर 4 के अंतर्गत 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृतिका की बात करें तो यहाँ पे भाग 2 कृतिका में हम देखेंगे इकाई नंबर 5, जिसमें 8 अंक निर्धारित है। कुल 75 अंक हैं। और प्रश्न पत्र का स्वरूप ऐसा रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 से 5 तक के जो प्रश्न होंगे 30 अंक के होंगे। और यहाँ पे पहला प्रश्न सही विकल्प 6 अंक का, दूसरा रिक्त स्थान 6 अंक, सत्य सत्य 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक, और एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के प्रश्न निर्धारित किए गए। 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 अंक निर्धारित है। इसी तरीके से 18 से 20 तक 3 प्रश्न हैं, जिसमें 3 अंक निर्धारित हैं। और 23 तक 3 प्रश्न हैं कुल, और इसमें 4 अंक निर्धारित है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पेज क्रमांक 1 से 4 तक के यहाँ पे अपठित गद्यांश दिए गए हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान से अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है। वह अपने पूर्वज की भांति भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक समय भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। तो बच्चों यहाँ पे हमें निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। 1 से 4 तक के उत्तर देंगे हम यहाँ। जैसे कि हम पहला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह अधिक सभ्य कह सकते हैं। वह ऑप्शन इसका सही होगा। इस प्रकार से दूसरा है, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो अपठित गद्यांश पढ़े हमने, उसी के आधार पर हम इसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 है, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तथ्यों का दर्शन किया हो। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देख रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर देना है वह लिखेंगे हम, दोनों पूरी तरह से अलग हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 जो अपठित गद्यांश था, उसके प्रश्न के उत्तर थे। चलिए अब हम यहाँ पर अपठित गद्यांश क्रमांक 2 देख रहे हैं। तो इस अपठित गद्यांश में बच्चों आपको देखने को मिल रहा है कि मानव का अकारण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है और अनुचित भी है। वस्तुतः यथार्थ मनुष्य वही होता है जो मानवता का आदर करना जानता है, कर सकता है। केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धिहीन अथवा दरिद्र व घृणा का तो दूर रहा, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य है कि मानव है भगवान की श्रेष्ठ रचना। तो यहाँ पे जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, इसे हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इसका जो शीर्षक देना है हमें, वह है मानवता। दूसरा प्रश्न है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, तो इसका हम लिखेंगे, यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। तीसरा है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखें। तो मानव को दूसरे मानव के प्रति उदार होना चाहिए और उसे मानवता के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मानव भगवान की सबसे अच्छी रचना है। तो बच्चों ये था दूसरे अपठित गद्यांश का उत्तर। तीसरा अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं, आप हमेशा अच्छी जिंदगी जीते जा रहे हैं, आप हमेशा बढ़िया कपड़े, जूते व मोबाइल जैसे दिखावों पर बहुत खर्च करते हैं, आप अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं, इसका मूल्य जरूरी है। यह मूल्यांकन जरूरी है। यह शरीर अनमोल है, अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप ये सारे सामान किस पर टांगेंगे। अतः स्वयं का स्वस्थ रहना सबसे जरूरी है, एवं स्वस्थ रहने से हमारे खान पान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बच्चों उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वह होगा स्वास्थ्य का महत्व। दूसरा प्रश्न है, अनमोल क्या है, तो हमारा शरीर अनमोल है, तो इसमें लिखेंगे शरीर। तो तीसरा प्रश्न है, शुद्ध असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो शुद्ध का अशुद्ध लिखेंगे और असली का नकली लिखेंगे।
आप अगला चौथे नंबर का अपठित गद्यांश देखते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशील में ही अपने जीवन को सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह काम में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जनसेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्ति में भी अपने चरित्र का परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है। वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी हैं। तो इसका उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक होगा कर्मशील मानव। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों के वर्णन अपने शब्दों में करें। तो वर्णित व्यक्ति कर्मशील है, लगनशील है, उत्साही और कार्यकुशल है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे मानव की कर्मशीलता और लगन का वर्णन किया गया है। कार्यकुशल मानव अपनी लगन और उत्साह से बड़े बड़े काम करता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे 5वें नंबर का। 5वें नंबर का अपठित गद्यांश देश प्रेम में देश प्रेम में आत्मविस्तार का भाव निहित होता है। जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज की परिधि से भी अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव को देश प्रेम के अंतर्गत परिमाणित किया जाता है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी उसमें जागृत नहीं होता। तो उचित शीर्षक इसका होगा देश प्रेम। इसके बाद बच्चों देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। इसका तीसरा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखें। तो देश प्रेम की भावना समाज और परिवार प्रेम की भावना से श्रेष्ठ होती है। जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। अब बच्चों यहाँ पे छठवां जो अपठित गद्यांश है उसके बारे में हम चर्चा कर लें। तो यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव अपना विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिस कविता में व्यक्त होता है उस वीर भाव का शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। शौर्य का भाव आत्म गौरव से परिपूर्ण होता है। हिंदी कविता के सुदीर्घ इतिहास में इस भाव की प्रतिष्ठा प्राय सभी युगों में होती रही है। आदिकाल से आधुनिक युग तक किसी न किसी रूप में शौर्य और देश प्रेम का भाव जागृत होता रहता है। तो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक है शौर्य भाव। इसका शौर्य भाव क्या है? तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्र गौरव का बखान और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का प्रबल भाव को ही शौर्य भाव कहते हैं। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का सारांश राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्र गौरव की भावना और उसकी रक्षा करने का भाव ही शौर्य भाव है। इस भाव की प्रतिष्ठा सभी युगों में रही है। चलिए बच्चों अब हम अगला जो अपठित गद्यांश है उसके बारे में देखें। 7वां नंबर का हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आगे आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाए। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कवि रे कुर्जवेल ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा और सदी के अंत तक तो ये सर्वथा एक ही रूप में आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हमें लिखना है। सबसे पहले तो इसका जो शीर्षक है वो देंगे हम कंप्यूटर और मनुष्य। इसके बाद इंसान ने कंप्यूटर बन जाने को से समाज को क्या खतरा बताया है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंसान ने कंप्यूटर बन जाने में उसमें संवेदना और नैतिकता का भाव खत्म हो जाएगा बताया। इसके बाद यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का सारांश ये होगा कि हमारे जीवन में कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि उस समय बाद मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। अगला है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8वें नंबर का लोक साहित्य में लोकगीत का विशेष स्थान है। ये गीत व्यक्ति विशेष के ना होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है। ये प्राय मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक में स्थानांतरित हो जाते हैं। लोकगीत तो लोक जीवन को दर्पण कहते हैं होते हैं और इनमें लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। लोकगीत धर्म, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन, ज्योतिष, विद्यक, सदाचार, उपदेश, शोक, लोक विहार, मनोरंजन तथा जीवन के समस्त पक्षों का संचित कोश होते हैं। तो सबसे पहले इसका उचित शीर्षक होगा लोकगीत, लोक जीवन का दर्पण। इसके बाद इसकी दो विशेषताएं हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि लोकगीत मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और दूसरा लोकगीतों में लोक संस्कृति के समस्त पक्षों का वर्णन होता है। तो बच्चों ये पहले से लेकर चौथे पेज तक के आपके अपठित गद्यांश के उत्तर थे। अगले वीडियो में हम इसके अपठित पद्यांश के उत्तरों को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।